सभी हेलो। मित्रों को नमस्कार। नमस्कार। साथियों, आज गुलाम मोहम्मद शेख जी पर केंद्रित एकाग्र की यह दूसरी कड़ी है और आज हमारे साथ मूलतः मराठी में लिखने वाले लेखक और चित्रकार मंगेश काले जी उपस्थित। मंगेश जी, नमस्ते। तमाम मित्रों की ओर से आपका हार्दिक स्वागत। साथियों, जनसुलभ पुस्तकालय की ओर से यही कोशिश होती है कि हम अलग अलग माध्यमों के लोगों को जोड़ सकें। अलग अलग भाषाओं के लोग यहां पर आए और अपनी बात रखें। भाषाओं के बीच किस तरह का आवागमन हो सकता है, इस पर हम लोग विचार करते रहते हैं और क्रमशः कोशिश रहती है कि अलग अलग भारतीय भाषाओं से जुड़े लेखकों पर कार्यक्रम किए जाए। जी। इसी तरह साहित्य के अतिरिक्त फिल्म, पटकथा लेखन, थिएटर, चित्रकला और तमाम दूसरे अनुशासनों से जुड़े हुए लोगों पर भी कार्यक्रम हो और हम उन पर बातचीत कर सकें। किसी शख्सियत को जानने समझने के लिए यह जरूरी है कि उसके विभिन्न रंगों से हम परिचित हो सके। इसी क्रम में हम लगातार कई एकाग्र कर रहे हैं और अभी इस माह हम गुलाम मोहम्मद शेख जी पर कार्यक्रम कर रहे हैं। कल आपने हमारे समय के चर्चित लेखक प्रयाग शुक्ल जी और विनोद भारद्वाज जी को सुना। उनकी नजर में गुलाम मोहम्मद शेख की क्या अहमियत है, इसे हम जान पाए। आज हम मंगलेश काले जी को सुनेंगे और मराठी का एक लेखक जो स्वयं एक चित्रकार भी है, जो गुलाम मोहम्मद शेख जी के कार्यों से परिचित है, उनकी पेंटिंग से प्रभावित है, वह व्यक्ति उनके बारे में क्या राय रखता है, इसे भी हम जानेंगे। तो भाषाओं की आवाजाही है, माध्यमों की भी आवाजाही है। ऐसे में एक समग्र परिदृश्य किसी के कार्य का प्रस्तुत हो सके, इसकी हम लोग कोशिश करते हैं। मित्रों, मंगेश काले जी लगातार सृजनरत है, कविताएं लिख रहे हैं और यहाँ यह बात भी उल्लेखनीय है कि वे गुलाम मोहम्मद शेख जी की पेंटिंग से प्रभावित होकर भी कई कविताएं लिख रहे हैं। गुलाम मोहम्मद शेख जी की पेंटिंग उनकी किताबों के आवरण पर भी है। गुलाम मोहम्मद शेख, जैसा कि आप जानते हैं और कल भी आपने सविस्तार पूरी बातचीत सुनी, किस तरह वे चित्रकार होने के साथ साथ एक कला कला एक कला इतिहास के अध्येता है, उसके प्राध्यापक रहे। पेंटिंग के माध्यम से और कविताओं के माध्यम से और जो गद्य लेखन है उनके माध्यम से वे लगातार स्वयं को अभिव्यक्त करते रहे। मित्रों, मैं इस संवाद को शुरू करने से पूर्व और मंगेश काले जी को बुलाने से पूर्व एक छोटी सी कविता, एक बेहद मार्मिक कविता सुनाना चाह रहा हूं और वह कविता किसी और की नहीं, गुलाम मोहम्मद शेख जी की ही है। हम सभी लोग दैनंदिन कार्यों में व्यस्त रहते हैं। कोई अपने व्यवसाय से लौटकर घर आता है, कोई अपने दफ्तर से लौटकर घर आता है, कोई कहीं दूर शहर या महानगर से लौटकर घर आता है। किसी का महानगर ही इतना बड़ा है कि उसे आने में ही काफी समय लग जाते हैं। मंगेश जी, आप कृपया अपने
मोबाइल को स्टेबल कर लें, उसके बाद मैं आपको वापस लाता हूं। साथियों, गुलाम मोहम्मद शेख जी की वह कविता है एक घरेलू दृश्य। हम सभी खास तौर से शाम की इस बेला में ऐसे अनुभवों से गुजरते हैं जब हम अपने बाहर के वस्त्र बदलते हैं और कुछ घर की घर के हिसाब से कुछ कपड़े पहनते हैं। ऐसे में एक संवेदनशील कवि, चित्रकार किस तरह से अपनी थकान को, अपनी ऊब को, अपनी झुंझुलाहट को प्रस्तुत करता है, उसे देखिए। गुलाम मोहम्मद शेख जी की कविता है एक घरेलू दृश्य। घर आकर मैंने पहला काम कमीज उतारने का किया। दैनंदिन जो दिनचर्या है उसके बीच से एक बेहतर और मार्मिक, मर्मस्पर्शी कविता कैसे लिखी जा सकती है और वह किस तरह की हो सकती है, इसका एक सशक्त उदाहरण हम इस कविता को भी मान सकते हैं। एक घरेलू दृश्य। घर आकर मैंने पहला काम कमीज उतारने का किया। सारा दिन उसने मेरे धड़ की भद्दी नकल की थी। यह ख्याल आते ही मैंने उसे भन्ना कर फेंका। वह एक कोने में सिकुड़ी उकड़ू पड़ी रही। उसकी सलवटों में मेरी नाक, मेरा कपाल, मेरी आंखों के नीचे के गड्ढे, मेरे बिचके हुए होंठ और मेरे बाल भी थोड़े बहुत दिखाई दिए। मैंने घबराकर गर्दन पर हाथ रखा। गर्दन ढूंढ लूं उससे पहले ही मेरे हाथ आंखों की तरह खुलकर टकटकी लगाकर देखने लगे। अंगुलियां होठों की तरह बिचक सिसकारी भर उठी। अंगुलियां होठों की तरह बिचक सिसकारी भर उठी। तो कैसे अपने मन के उद्वेग को कवि व्यक्त करता है, इसका एक उदाहरण यह कविता है। और इस कविता का अनुवाद कवि के साथ वर्षा दास एवं विष्णु नागर जी का है। तो यह तो एक मिजाज प्रस्तुत करने के लिए गुलाम मोहम्मद शेख जी का हमने यह कविता रखी। और अब मैं सीधे मंगेश काले जी के पास चलता हूं और उनसे पहला सवाल यही करता हूं कि वे जी कब और किस तरह से गुलाम मोहम्मद शेख के कार्यों से परिचित हुए और उनके कार्यों में उन्होंने ऐसा क्या देखा कि वे उससे लगातार प्रभावित होते चले गए। मंगेश काले जी, एक बार पुनः नमस्ते। स्वागत। पहले तो मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस चर्चा में शामिल किया। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ सबके लिए कि मैं एक देहात में हूँ, छोटे गांव में हूँ, जहाँ इंटरनेट की कई समस्या है, कुछ इंस्ट्रूमेंट की भी समस्या है, तो बीच बीच में कुछ तकलीफें आ सकती है, तो कृपया आप उसको इग्नोर कीजिए। तो मैं बीते 20 सालों से, वैसे बेसिकली मैं कविता ही लिखता हूँ, आई एम पोएट। मैं एक कला और साहित्य की जो एक मैगजीन है मराठी में, खेल करके, उस पत्रिका का संपादक भी हूँ। और शुरू से मेरा जो एक ये रहा है कि चित्र और कविता, ये दोनों चीजें मेरे लिए बहुत मायने रखती, इसलिए कि मेरा जो अभिव्यक्ति का आज तक का ये रहा है वो कविता के द्वारा या चित्रों के द्वारा रहा है। तो कई साल पहले मैं एक जो भारत सरकार की एक शिष्यवृत्ति मैंने ली थी, सीनियर राइटर फेलोशिप। उस दौरान मैंने जितने भी चित्रकार कवि है और कवि चित्रकार है, जैसे कि जो मूलतः कवि है और चित्रकारिता भी करते हैं, और जो मूलतः चित्रकार है जो कविता करते हैं, ऐसे दोनों तरफ की कितने कवि है जैसे पूरे हमारे भारत में, इस पे एक काम किया था, जिसका एक मेरी किताब भी उसकी आएगी। तो उस समय मुझे पता चला कि बहुत सारे ऐसे चित्रकार हैं जो हमारे देश में
चित्रों के साथ उन्होंने कविता में भी अपना अपना एक बड़ा योगदान दिया है। जैसा कि गुलाम मोहम्मद सर है, गुलाम रसूल संतोष जी है, मराठी में अरुण कुलटकर जी है, वसंत आबाजी डहाके जी है, जोगेन चौधरी जी है, बहुत सारे जो ऐसे चित्रकार कवि है और कवि चित्रकार है। तो उस समय मुझे गुलाम मोहम्मद सर की पेंटिंग तो मैं पहले से जानता था, क्योंकि मैं कला का एक अच्छा विद्यार्थी रहा हूँ शुरू से। भारतीय कला मेरा सबसे चहेता सब्जेक्ट रहा है। तो उनकी पेंटिंग से तो मैं शुरू से प्रभावित था, इसलिए भी प्रभावित था कि उनकी जो चित्रकारिता है, उसका जो बेस है, उसकी जो प्रेरणा है, वो आदिम कला है। और शुरू से मेरा जो हमारी आदिम कला है, हमारी जो लोक कला है, उस पर मेरा शुरू से एक फोकस रहा है। अब मेरी आवाज आ रही है आपको? हेलो? आपकी आवाज आ रही है, बिल्कुल, आप जी जी बात जी, करें। हाँ। जी जी जी। मैं मैंने हाँ आपके नहीं, स्क्रीन को सोलो कर रखा है। ओके जी, ओके, हाँ हाँ। जी। तो शुरू से मेरा भी झुकाव जो है, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि मैं कविता के साथ साथ चित्र भी करता हूँ, पेंटिंग करता हूँ। तो शुरू से मुझे लगा कि हमारा जो बेस रहा है, हमारा जो मूल रहा है, वो है हमारी आदिम कला। जैसे कि हम फोक आर्ट करते हैं, या उसकी जो पुराने रूप है। तो इसमें मेरी काफी रुचि रही शुरू से। तो इसके लिए मैं सारे जहां तक मुझे पॉसिबल हुआ, जहां तक मैं जा सका, वहां तक मैंने जाने की, ढूंढने की कोशिश की। भारत में कई जगह मैं गया, जैसे कि भीमबेटका भी मैं जाके आया कि अरे, जो हमारी सबसे पुरानी जो आदिम धरोहर है उसको भी देखे। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ भारत के जो आधुनिक कला के जो बड़े चित्रकार है, उन्होंने इस आदिम कला से, इस लोक कला से बहुत कुछ लिया है। उसमें से एक बड़ा नाम जो है, वो है गुलाम मोहम्मद सर का। कि जिनके कला में हम अगर देखते हैं, जिसे मैंने देखा है कि उनके कला में मुझे लगता है कि दो चीजों का बड़ा एक संगम है। जैसा कि एक तो जो हमारी आदिम कलाएं है, जैसे हमारी लघु चित्र शैली, लोक कला है, लघु चित्र शैली है। दूसरी तरफ जो हमारी सूफी कविता की परंपरा है। जैसे कि अगर आप देखते हैं कि पूरे हमारे वर्ल्ड में एक सूफी परंपरा की एक बड़ी परंपरा रही है। तो ये सूफीज्म जो है, ये सूफीज्म कहाँ से आया है? तो जो हमारे आदिम कला में एक शुरू से एक जो सबसे बड़ा एलिमेंट रहा है, वो यातु विद्या, ऐसा उसका एक मराठी में नाम है। हिंदी में मुझे पता नहीं उसको क्या कहा जाता है। लेकिन यातु विद्या जो है, उसका एक बड़ा प्रभाव इस सारी हमारे हजारों साल की जो कला की निर्मित उसमें रहा है। तो उसकी धारणा ये रही है कि जो हम आदिम कला में, जैसे कि भाषा से नहीं कहा जाएगा, जिसको हमको कहना है तो हम उसको चित्रों के द्वारा करेंगे। या उसकी दूसरी धारणा यह है कि कोई अज्ञात शक्ति है, कोई है जो हमें संचालित करता है। तो ये धारणा लिए उन जो अज्ञात चित्रकार है, जिन्होंने ये सारी कलाएं की, तो उसका एक बड़ा इफेक्ट मुझे लगा कि आधुनिक कला के बहुत सारे अच्छे चित्रकारों पे, बड़े चित्रकारों पे हुआ है। उसमें मुझे गुलाम मोहम्मद सर की स्पेशली मैं मुझे लगा कि हाँ, इन्होंने कुछ अपनी परंपरा से, अपने मिट्टी से बहुत कुछ लिया हुआ है। और मेरा ये मानना है कवि के तौर पर, चित्रकार के तौर पर, कि एक कवि चित्रकार क्या करता है, या कोई भी कलाकार क्या करता है कि हमारी परंपरा से जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है लेता है। क्योंकि जितना हम हमारे परंपरा से जुड़ते हैं, उस परंपरा को स्वीकारते हैं, और कभी कभी उस परंपरा को नकारते भी हैं, तो हम कुछ अलग, हमारी खुद एक आइडेंटिटी, पहचान खड़ी कर सकते हैं। तो ऐसे जो हमारे भारत के आधुनिक कला के सबसे बड़े चित्रकारों में से एक नाम जो है, वो गुलाम मोहम्मद सर है। इसलिए मुझे उनकी चित्र तो शुरू से पसंद ही थे, बाद में उनकी कविता से भी परिचय हुआ। और मुझे लगा कि उनकी कविता जो है, वो जिसे हम सरेलिस्ट पोएट्री कहते हैं, जैसे कि हमारे मराठी में उनके जो समकालीन हैं अरुण कुलटकर, शायद गुलाम मोहम्मद सर उनको जानते भी होंगे, या उनके अच्छे दोस्त भी रहे होंगे। क्योंकि ये जो एक कविता का आंदोलन चला था 60s में, उसमें गुजराती कवि, मराठी कवि, हिंदी कवि, बहुत सारे कवियों का एक ये था। जैसा कि वहां की एक पत्रिका थी, गुजराती पत्रिका, उसमें अरुण कुलटकर जी की कुछ कविताएं छपी थी। और मुझे शायद ये लगता है कि गुलाम मोहम्मद सर उस पत्रिका के संपादक थे। मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि उस टाइम ये लोग जुड़े। तो ये जो सरेलिस्ट पोएट्री का एक जो सारा था पूरे भारत में, उससे उससे वो जो कविता है, तो मुझे लगता है कि गुलाम मोहम्मद सर की कविता, वो सरेलिस्ट पोएट्री की तरफ हम जाते हैं। उनका कविता का भी एक कविता संग्रह, जिसकी कुछ कविताएं मैंने पढ़ी है, कुछ गद्य भी पढ़ा है। और अभी 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 रिसेंटली उनकी एक कला इतिहास की एक पुस्तक जो है, हमारी मराठी में छप के आई है।
जिसे मराठी के एक बड़े पब्लिशर माने जाते, पॉपुलर प्रकाशन ने निकाली है। तो मेरा ज्यादा से रुझाव उनकी तरफ इसलिए रहा है कि जिस जिस चीज को मैं चाहता हूँ, जिसकी तरफ मैं जाना चाहता हूँ, जैसा कि मैं चित्रकला में तो एक बहुत छोटा सा चित्रकार हूँ, लेकिन मेरी शुरू से यह धारणा है कि मुझे आदिम जो रूप है, हमारी जो लोक कला है, उससे जुड़ना है, उससे मुझे कुछ लेना है। तो मुझे लगा कि एक पूरज के तौर पर, एक हमारे अग्रणी कवि की, अग्रणी चित्रकार के तौर पर मैं उनकी ओर देखता हूँ। जी। जी। हेलो। जी। हाँ, आपकी आवाज आ रही है। हाँ हाँ। हाँ, मेरा नहीं, मैंने बता दिया कि मुझे क्या था, मैं उनसे क्यों जुड़ा हूँ, उनके कविता के बारे में भी बता चीज। हाँ, बताइए आप। और आप ने मित्रों ऐसी कई कविताएं लिखी जी। हैं जो हाँ। गुलाम मोहम्मद शेख जी की पेंटिंग पर आधारित जी हैं। जी 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 वे कविताएं मंगेश जी ने मराठी में लिखी हैं। जी मैं इनसे अनुरोध करता हूं कि उनमें जी से कुछ एक कविताओं का पाठ करें जो जी जी मराठी में है, और जी हम जी जी लोग उसका आनंद उठाएं, और जी फिर उन कविताओं का एक भावानुवाद हमारे मित्रों के लिए, हमारे हिंदी से जुड़े लेखकों और पाठकों के लिए प्रस्तुत करें। जी। मैं मंगेश जी। जी जी। तो हाँ, बोले। मैं अभी, हाँ, मैं मराठी में नहीं पढ़ूंगा क्योंकि मराठी भाषा शायद आप तक नहीं पहुंचेगी। तो कुछ उसके कुछ अनुवाद ही मैंने कर दिए। वो ठीक नहीं है, मुझे पता है, क्योंकि हिंदी भाषा पे उतना मैं ये नहीं है, मेरा प्रभुत्व नहीं है। फिर भी थोड़ा सा जो भी है, शायद उससे पता चल जाए कि वो कहाँ तक गई है। तो कविता पढ़ने के पहले मैं आपसे बताना, शेयर करना चाहूंगा कि चित्रकार और चित्र और कविता, मेरी धारणा ये रही है कि चित्र और कविता ये दो ऐसी विधाएं हैं जो एक दूसरे से बहुत ज्यादा जुड़ी हुई है। जैसे कि कलाओं में ऐसा माना जाता है, ऐसा समझा जाता है कि संगीत जो कला है वो सबसे आदिम है, और उसके बाद काव्य आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि संगीत, काव्य और चित्र, ये तीनों कलाओं का इतना सारा मेल है कि हम उसको, जैसा कि अगर उदाहरण के तौर पे गुलाम मोहम्मद सर का ही एक पेंटिंग लीजिए, उसका नाम है स्पीचलेस सिटी, जिसपे मैंने बहुत सारी कविताएं लिखी है। और कुछ दिनों में शायद वो किताब भी आएगी, मराठी में भी आएगी, हिंदी में भी आएगी और इंग्लिश में भी आएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि जो चित्रकार कवि है, मूलतः जो चित्रकार है और कवि है, उनकी कविता में आप चित्र को देख सकते हैं, और उनके चित्र में कविता को देख सकते हैं। यानी मैंने ऐसे बहुत सारे चित्र देखे तो मुझे लगा यार ये तो कविता है, और उनकी कविता जब मैं पढ़ता हूं तो मुझे लगता है कि यार ये तो चित्र है। तो ये बहुत सारे चित्रकारों के साथ या कवियों के साथ होता है, और मैंने इसका अनुभव लिया हुआ है। मैं अभी उनकी पहले मैं मेरी कविता पढ़ने से पहले मैं एक गुलाम मोहम्मद सर की एक कविता पढ़ना चाहूंगा। उसके बाद मैंने जो स्पीचलेस सिटी के संदर्भ में कुछ कविताएं लिखी है, लगभग एक बड़ी 25-30 कविताएं मैंने लिखी उस पे। तो उसमें से एक या दो कविता मैं पढ़ूंगा। उसके पहले मैं गुलाम मोहम्मद सर की एक कविता पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है नीम का फल छिलकर। कविता का शीर्षक है नीम का फल छिलकर। नीम का फल छिलकर टुकड़े किए जाए, नीम का फल छिलकर टुकड़े किए जाए, तो अनेक शाश्वत भ्रम भंग हो जाए, प्रतीक नष्ट हो जाए। पत्थरों में से ईश्वर दुम दबाकर भाग खड़े हो, मोम जैसे मस्जिदें तथा उनकी मीनारे राई के ढुओं की तरह पानी पानी हो जाए। पर्वत सो जाए, पर्वत सो जाए, और आकाश की छलनी से धीरे धीरे द्राक्ष का रस झरने लगे। हम सब, हम सब इस समय चौसरे जमे हैं, हम सब इस समय चौसर जमे हैं, इसकी बजाय आड़े तिरछे बिखर जाए। मैं, तू, वह, हम, तुम, वे, सब, सभी कुछ डिब्बे में डाल जोर से हिलाई गई गोरियों की मानीन इधर उधर बिखरा पड़ा रहे। शायद कयामत से बड़ा रहस्य इसमें से पैदा हो, शायद कयामत से बड़ा रहस्य इसमें से पैदा हो, शायद मृत्यु से बड़ा मौन इससे उगाए, और हम सब उसे भोगते हुए जिए। ये गुलाम मोहम्मद सर की कविता है, जिसका अनुवाद बंसीधर जी ने किया हुआ है। अभी मैंने
इसके बाद मेरी एक कविता है जो मराठी में थी मूलतः, उसका जो अनुवाद करने की मैंने कोशिश की है। स्पीचलेस सिटी नाम का एक मेरा जो आगामी आने वाला कविता संग्रह उसमें से ये कविता है। अ, उसका शीर्षक है, एक चेहरा था इस शहर का, एक चेहरा था इस शहर का, देदीप्यमान तेजाबी हिलकोरता, जिसे फाड़ दिया है किसी ने अकस्मात, जिसे फाड़ दिया है किसी ने अकस्मात, और उघड़ चुकी इस शहर की काया नामचीन, और उघड़ चुकी इस शहर की काया नामचीन, और ये ढेले पत्थर पाषाण काले नुकीले, और गिरने के परिदृश्य में खड़ी शिला शहर की, और गिरने के परिदृश्य में खड़ी है शिला शहर की। यह तो हर रोज का था, यह तो हर रोज का था, साफ जाना पहचाना खुलेआम, कुछ नहीं बदला था इतने दोनों तक झंकारती हुई भी। मतलब यह नहीं कि मैंने ली नहीं खोज, मतलब यह नहीं कि मैंने नहीं ली खोज, कितनी बार चढ़ा पहाड़ी को आवाज दी, किए तर्पण कई कई बार, पानी के बीचों बीच खड़े होकर खोले वस्त्र और खुद को किया निसंग। झुलसन थी तपन थी लपेटी थी उठी हुई, झुलसन थी तपन थी लपेटी थी उठी हुई, था चैतन्य विश्वास था, संभव था खो जाना, संभव था खो जाना, और पुन पा लेना एक नया आकार। हर दिन अपना ही था यह कुछ, हर दिन अपना ही था यह कुछ, और गीत तो था, और गीत तो था ही की हक का, जो फिसल गया था कभी हाथ से, जिसे गाना था फुर्सत में बैठकर, जिसे गाया नहीं गया था कभी मन के मुताबिक। एक छूट चुका था पीछे, एक छूट चुका था पीछे शहर के आकार में छुपकर, एक छूट चुका था पीछे शहर के आकार में छुपकर, फिसल जाने के दृश्य में। यही पर तो था मौजूद जब से देखा था, यही पर तो था मौजूद जब से देखा था, फैलाव विस्तार यही पर था, कछुआ था आगे खिसकता हुआ, और रिसाव भी था तभी से मौजूद। फिर बादलों की ओट में कैसा चला गया यह शहर, फिर बादलों की ओट में कैसा चला गया यह शहर, और गुजरा है आंखों के सामने से निमिष मात्र में। अभी अभी एक रेवड़ स्मृतियों का शहर से, वे कौन सी स्मृतियां है और किसकी है, ये कौन सी स्मृतियां है और किसकी है। यानी कि यहां से वहां तक तमाम नया पुराना अर्वाचीन प्राचीन किताबों का इतिहास का प्रदेश निरंक होने वाला है हमेशा के लिए। इसका अर्थ यह है कि नहीं बचेगी कोई स्मृति, इसका अर्थ यह है कि नहीं बचेगी कोई स्मृति, और आ पहुंचेंगे हम स्मृति भ्रष्टता के तट पर। तब क्या बचेगा साथ इस शहर के आईने से, कई बार देखा हुआ, यहीं पर गिरा था पहला अंगारा, यहीं पर धक धक उठे थे शोले, और बाप बन गया था शहर, मिट चुके थे तमाम ब्यौरे। तो फिर बादलों की ओट में कैसा के चला गया शहर, तो फिर बादलों की ओट में कैसा चला गया शहर। अर्थात थका दे रहा है ये पीछा करना, अर्थात थका दे रहा है पीछा करना। एक दूजे की सांसों से भी लग रहा है भय, एक दूजे के सांसों से भी लग रहा है भय। स्पर्श तो दूर की बात है, स्पर्श तो दूर की बात है, एहसास भी होने लगा है नागवार। भाग जाना चाहता हूं हर कोई, भाग जाना चाहता है हर कोई इस शहर के परिदृश्य से, और पहुंचना चाहता है किसी और दृश्य में जहां पर केवल एक वीरानगी हो। सभी चल रहे हैं हड़बड़ी से इस विखंडित होते जा रहे शहर के जाल से। मतलब कल नहीं है इस असहाय दृश्य में, केवल आज है। मतलब कल नहीं है असहाय दृश्य में, केवल आज है, और इस प्रदृश्य से बाहर निकलना हर हाल में है आवश्यक। अर्थात कौन रमने वाला है वहीं पर, और कौन आने वाला है लौटकर घट चुके इस नामुराद दृश्य में। या नहीं रहेगा मौजूद कोई भी दृश्य इस शून्य शहर में। क्या बताएगा कोई कि कैसे बादल की ओट में चला गया शहर। धन्यवाद जी। जी बिल्कुल। जी और मित्रों, हम देख रहे हैं कि किस तरह एक सर्जक दूसरे सर्जक को अपना लेता है, और इस अपना लेने में वह जिस प्रक्रिया से गुजरता है, वह किसी की पेंटिंग को जब अपने हिसाब से देखता है तो किस तरह महसूस करता है, जी इसका एक सुंदर उदाहरण अभी हमने मंगेश काले जी की इस कविता में देखा। मूल रूप से यह कविता मंगेश जी ने
मराठी में लिखी है। जी जी और इनकी सरलता देखिए कि आज ही उन्होंने हम सभी के लिए इसका हिंदी में अनुवाद किया है। कोई और ऐसी कविता जो उनकी किसी और पेंटिंग पर आपने लिखी हो और आप यहां पर रखना चाहें, बेशक मराठी में रखें, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। यह तो कई भाषाओं का ही एक प्लेटफॉर्म है, मल्टीलिंगुअल प्लेटफॉर्म है, जी मल्टीमीडियम प्लेटफॉर्म है। तो आप मराठी में भी अगर हो आपके पास कोई कविता तो आप जरूर पढ़ें, उसका जी एक जी भावानुवाद बाद में बतला दें। जी, स्वागत। जी जी जी। तो एक कविता है जो मेरी मायावी है तहरीर, जिसका मराठी में शीर्षक है मायावी आहे तहरीर और हिंदी में है मायावी है तहरीर। तहरीर ये उर्दू लफ्ज है, जैसा कि जो हम उसे लिखावट बोलते हैं। और वो जो मेरी किताब है कविता की, उस पे गुलाम मोहम्मद सर का ही मैंने पेंटिंग लिया है। मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा, वो ये बुक है, ये किताब है जी, जिसमें थोड़ा थोड़ा बीच में रखें। जी 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 जी, हाँ बिल्कुल। हाँ 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 जी, हाँ हाँ चित्र स्पष्ट है, बिल्कुल। हाँ हाँ हाँ। और मुझे खुशी है बताने के लिए, ये किताब ऐसा मेरे साथ पहली बार हुआ कि कोई किताब छपकी आई है और साल भर में उसके 2 बार उसको छपवाना पड़ा हो, या उसको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं। हालांकि मैं पुरस्कारों को ज्यादा महत्व नहीं देता हूँ, फिर भी वो किताब अच्छी चली है। तो उसमें मैंने कुछ कविताएं लिखी थी जो दृश्य दूसरे पेंटिंग के जिसका जो मूल स्रोत है वो पेंटिंग है, उसमें से मैं एक मराठी में पढ़ लेता हूँ और उसके बारे में थोड़ा सा मैं हिंदी में बता दूंगा। तो मैं पढ़ता हूँ। कविता का शीर्षक है झाड़। झाड़ बोले तो पेड़। आप सुन रहे हैं ना? हेलो। आवाज आ रही है, बिल्कुल आ रही जी 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 हाँ। तो कविता का जो शीर्षक है मराठी में झाड़, झाड़ को हम हिंदी में पेड़ बोलते हैं, ठीक है। मी झाड पाहतोय, मी झाड पाहतोय आणि झाड मला पाहतं. ही घटना असते म्हटलं तर एक परस्परावलंबी, एकाने दुसऱ्याला पाहण्यासारखी, झाडागत. खरं तर दोन्ही झाडच असतात एकाच वेळी. म्हणजे रियाज असतो जो पाहण्याचा, वाचण्याचा, संपूर्ण सुफळ, वाचता वाचता मुखद्गत होणारा, नि सतत सतत उसवत राहणारा तजुर्मा इबादती. म्हणून मी झाडाला शोधतो, मी संपूर्ण पाहतो. म्हणून मी झाडाला शोधतो आणि संपूर्ण पाहतो, आणि झाड मला शोधतं. आणि संपूर्ण पाहतं दोघात. मग तरी का सुटून जातं कुणीतरी दोघातलं एक मागे. म्हणजे काय घडतं नेमकं जेव्हा एक झाड दुसऱ्यात रुजतं आणि भरतं सोबतीने. म्हणजे काय घडतं नेमकं जेव्हा एक झाड दुसऱ्यात रुजतं आणि भरतं सोबतीने, तेव्हा काय घडत असतं नेमकं दोघांच्या दरम्यान. एक झाड जे रुजत नाही दुसऱ्यात कधीच, एक झाड जे रुजत नाही दुसऱ्यात कधीच, जे वाढतं सुट सुट सोबत, काय घडतं नेमकं ते बाई. म्हणजे ते पाहणं असतं का दोन झाडांचं दरम्यानच्या दोघातलं, की अशरीरी असतं काही मायावी, देठ खुडून देणारं फरेवी, की असतं बेनाम काहीतरी सुटलेलं दोघातलं नकळत दोघांच्या. म्हणजे असतं का विस्कटलेलं, जुळून आलेलं अकल्पित काहीतरी. म्हणजे स्पिरिच्युअल असतं का ते काही मुठीतनं मावणारं इबादती, की असतं रोजमर्राचं सावलीसारखं विनाट मागे मागे येणारं निमुठ, की डोळ्यातून कोसळणारं नियाजी, की डोळ्यातून कोसळणारं नियाजी सांडत आलेलं निष्ठून केलेलं. मी झाडाला पाहतो, झाड मला पाहत. तो ये जो झाड़ कविता है, इसको पेड़ कविता है, इसमें एक पेंटिंग पे है ये पेंटिंग, इस जो पूरा एक बंच है इस कविता संग्रह में। ये सारी कविता है, कविता जो मुझे मैंने लिखी थी, तो उसका जो इंस्पिरेशन था वो कुछ पेंटिंग्स थे, अलग अलग पेंटिंग थी। तो ये पेंटिंग एक पेंटिंग देखने के बाद मुझे लगा कि अरे ये दो पेड़ है, तो इस पे कुछ मुझे लगा कि इससे ह्यूमिनिटी से कुछ जोड़ा जाता है, या मेरा कुछ पर्सनल जो अनुभव है, व्यक्तिगत कवि के तौर पर अनुभव है, मुझे लगा कि हाँ मैं इसको इस तरह से कह सकता हूँ। तो इस कविता का सारांश ये है कि दो पेड़ जब एक दूसरे के साथ होते हैं तो उनके बीच में क्या संवाद होता है, वो एक दूसरे से किस तरह जोड़ते हैं, क्या वो एक साथ रहते हैं, क्या उनके एक साथ रहना मजबूरी होती है, क्या एक दूसरे को साथ वो छोड़ के चल जाते हैं। उनका एक साथ रहना, ये उनका
यानी कि उनकी मजबूरी है, या उनको एक तरह से एक दिया हुआ है कि आपको साथ में रहना, ये आपका भाग्य है कि आपको यही रहना, नियति है आपकी। इस तरह से ये एक जिसको बोलता हूँ मराठी में पहान, यानी उसको बोलता है देखना, सीन। तो ये देखने के ऊपर ही सारी एक 15-20 कविताएं इस कविता में। जी जी बिल्कुल। जी जी और मित्रों, मंगेश काले जी, जो मंगेश, जिनका पूरा नाम मंगेश नारायण राव काले है, वे कला आलोचना में भी सक्रिय है और जी उनकी किताब चित्र संहिता प्रकाशित है, जो कला विषयक लेखों का संग्रह है। इसमें उन्होंने, जी उसको बीच में दिखा दे, बिल्कुल एक महत्वपूर्ण किताब मराठी में मंगेश काले जी की ओर से, और इसमें उन्होंने कई बेहतरीन कला आलेख लिखे। गुलाम मोहम्मद शेख जी की कला पर और उनके चित्रकार पक्ष पर भी विचार किया है। तो कुछ और ऐसी बात आप करना चाहें बतौर उनके चित्रकार तो कहें, और बाद में हम उस व्यक्तिगत संस्मरण पर आएंगे जी जो आप दोनों के बीच संवाद के रूप में हम सभी के समक्ष आएंगे। जी पहले जी जी बतौर एक कला आलोचक आप कुछ और कहना चाहें? जी जी। नहीं, मुझे कैसा लगता है कि जैसा कि मेरा खुद एक कवि और चित्रकार के तौर पर धारणा है कि कोई भी कवि या चित्रकार हम खुद की एक आइडेंटिटी अपने जिस कला में वो काम करता है, जैसे कि चित्रकला हो, साहित्य हो, संगीत है, तो उसकी तो एक मंशा ये होती कि हाँ, मेरा खुद का एक आइडेंटिटी हो, मेरी खुद की एक पहचान हो। तो मैंने देखा है कि भारतीय आधुनिक कला में ऐसे बहुत सारे आर्टिस्ट हैं जिन्होंने खुद को एक तरफ जहां अपनी जो मूल भारतीयता है उसको जोड़े रखा है, और दूसरी तरफ उन्होंने जो आधुनिक पक्ष है, जैसे कि आधुनिक कला के जो अलग अलग दौर है उसको भी उन्होंने पकड़ के रखा है। यानी ये नहीं है कि वो सिर्फ अपनी पुरातन परंपरा को पकड़ के रहे हुए, तो उन्होंने आधुनिक कला या उसके बाद जो उत्तराधुनिक कला है उसको उन्हें पकड़ा हुआ है, उसकी उन्होंने उसका एक कॉन्ट्रीब्यूट किया है कि हाँ, मैं मेरी मिट्टी से जो मेरी, जिसको मैं हम मराठी में बोलते हैं कि भूमि तत्व, कि मेरा मेरा जो जिस भूमि में मैं काम करता हूँ, जिस भूमि से मैं पैदा हुआ हूँ, उस भूमि से मैंने क्या लिया हुआ है। तो जैसे कि एक कला का विद्यार्थी के नाते मैंने देखा कि ऐसे कौन चित्रकार है जिन्होंने अपनी कला में अपने भूमि तत्व को ज्यादा से ज्यादा उजागर किया है। तो मेरे 2-3 बहुत फेवरेट चित्रकार है, जैसे कि गुलाम मोहम्मद सर है, जोगेन चौधरी जी है। तो मुझे लगता है कि ये जो सारे चित्रकार हैं कि जिन्होंने अपनी एक मिट्टी से जैसा कुछ लिया हुआ है, जैसा कि अपने तंत्र की एक परंपरा थी, उसमें जी आर संतोष जी का एक बड़ा नाम है, जिन्होंने जो भारतीय तंत्र है उसको बड़े अलग तरीके से अपने पेंटिंग में दर्शाया है। तो ये जो भारतीयता है, मेरा खुद का मानना यह है कि हम हमारी हमारी जो खुद की एक आइडेंटिटी उसको किस तरह प्रेजेंट करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बड़े चित्रकार है कुछ, इन्होंने भारतीयता को बड़े अच्छी तरीके से उसको प्रेजेंट किया हुआ है। तो उसके पीछे जिस जी उसको हम हमारे कला द्वारा प्रेजेंट करेंगे। हाँ बिल्कुल। हाँ। बीच और में हाँ जी। और मुझे हाँ लगता है कहें। कि हाँ, गुलाम मोहम्मद सर की जब पेंटिंग मैं देखता हूँ तो मुझे लगता है कि सिर्फ वो चित्रकारिता नहीं है, क्योंकि कैसा होता है कि कोई भी चित्रकार सिर्फ चित्रकार नहीं होता है। मेरा खुद का ये मानना है कि कोई भी कलाकार, कोई भी कलावंत जो है वो सिर्फ एक कला को नहीं दर्शाता है, वो अपने साथ कई सारे कलाएं को लेके चलता है। जैसा कि उसकी पुश्तैनी कोई संगीत होगा, या उसकी पुश्तैनी साहित्य की कोई रुचि होगी, तो वो सारी कलाओं का एक जोड़ जो है, उनको सारा जोड़ के, जैसे
हमारे पुराणों में जैसा एक चित्रसूत्र नाम की एक संकल्पना मानी जाती है कि ऐसा माना जाता है कि 7-8 साल पहले जो हमारे पुराण बने थे, जैसा उसको विष्णु धर्मोत्तर पुराण करके एक पुराण थी, तो उसमें उन्होंने एक चित्र संहिता, जो मैंने नाम लिया है चित्रसूत्र, सॉरी, चित्रसूत्र करके नाम का एक विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक प्रकरण है। वो क्या दर्शाता है कि चित्रकला और अन्य कलाओं का क्या संबंध है। मैं थोड़ा विस्तार से बताऊंगा, शायद 2-3 मिनट जाएंगे, लेकिन वो बताना इसलिए जरूरी है। तो वो जो चित्रसूत्र पुराण है, उसकी धारणा ये है कि हमारी जो सारी कलाएं हैं वो अलग अलग नहीं है। वो एक कला, जैसे कि मैं कवि हूं और मुझे लगता है कि मुझे कविता लिखनी है, मैं सिर्फ कविता पढ़ूंगा। तो अगर मैं सिर्फ एक कला की तरफ ध्यान दे के जाता हूं, तो मुझे वो कला के पास भी जाना मुश्किल, पॉसिबल नहीं है। तो उनका चित्रसूत्र का जो नरेशन है वो ये है कि सारी कलाएं एक दूसरे से इस तरह गुथी हुई है, इस दूसरे से जुड़ी हुई है, कि जब तक हम इन कलाओं का जो अंतर संबंध है, इन कलाओं की जो कनेक्टिविटी है, उसको अगर हम नहीं देखेंगे, तो हम जिस कला में काम करते हैं उसको हम उसके पास नहीं जा सकते। उसको हम जितना जो जहां से लेना चाहते हैं या उसमें जो हमारी एक पहचान खड़ी करना चाहते हैं वो नहीं कर सकते। तो उसमें एक डायलॉग है वहां पे, एक जो ऋषि होते और जो राजा है, तो वो राजा बोलता है ऋषि जी की, मुझे हमारे पूर्वजों के कुछ मूर्तियां बनानी है, तो मुझे क्या करना होगा। तो ऋषि बोलते हैं कि भाई, आपको मूर्ति अगर बनानी है तो आपको गीतों के बारे में जानकारी चाहिए। फिर वो गीतों के बारे में जानकारी करते, फिर वो बोलते संगीत के बारे में चाहिए, फिर बोलते हैं नृत्य के बारे में। वो धीरे धीरे उसको, राजा को ये बोलते हैं कि भाई ये आप जाके पढ़ लो या उसकी आप थोड़ी पहचान करा लो, फिर आप मूर्ति बना सकते हैं। तो सारे डायलॉग का एक जो मतितार्थ है, जो एक अर्थ है, ये है कि अगर आप चित्रकार बनना चाहते हैं तो आपको कवि होना जरूरी है, आपको संगीतकार होना जरूरी है, आपको नृत्य के बारे में जानकारी जरूरी है। ये जरूरी नहीं कि आप उसमें विशारद बन जाओ, लेकिन ये जरूरी है कि एक कला पाने के लिए हमको सारी कलाओं से हमारी पहचान, हमारा जो एक रिलेशन है वो बना के रखना होगा। तो मुझे लगता है कि गुलाम मोहम्मद सर की चित्रकारिता में मुझे ये बात बड़ी अच्छी लगी है, क्योंकि गुलाम मोहम्मद सर एक अच्छे, सिर्फ अच्छे बड़े चित्रकार ही नहीं है, तो एक बड़े कवि भी है। जैसे कि अभी हम भारत में, आपको मालूम है कि जैसे अरुण कुलटकर है, विनोद कुमार शुक्ल है, गुलाम मोहम्मद सर है, ऐसे बहुत सारे कवि हैं जिन्होंने सारी काव्य परंपरा को, जो हमारी भारतीय काव्य परंपरा है या बाहर की काव्य परंपरा को, इसको लेके एक अच्छा काम किया है। हाँ, ये होता है कि जो चित्रकार होता है मूलतः, वो शायद कविता को उतना वक्त नहीं दे पाता है, या जो कवि है वो चित्रकला के लिए उतना वक्त दे नहीं पाता है। जैसे कि हमारे मराठी के एक बड़े कवि है वसंत आबाजी डहाके, एक बड़े बुजुर्ग और बड़े सीनियर कवि है, और बहुत बड़े कवि भी है। वो बहुत ही बढ़िया चित्रकार है, लेकिन मुझे लगता है कि उन्होंने उतना ध्यान अपनी चित्रकारी तरफ नहीं दिया। शायद गुलाम मोहम्मद सर के बारे में हो सकता है कि वो कवि ही इतने उम्दा है, तो उन्होंने कविता क्यों ज्यादा नहीं लिखी, ऐसा मुझे लगा। तो शायद ऐसा होता है कि अभी मैं खुद उस दोनों विधाओं से परिचित हूँ, मुझे लगता है कि पॉसिबल नहीं हो सकता है। कभी कभी हम जिस विधा की तरफ ज्यादा जाते हैं तो उस विधा का ही ज्यादा उसमें ये होता है, और बहुत सारी व्यवधान भी होते हैं। लेकिन मुझे ये लगा कि जब एक कवि या एक चित्रकार जब अलग अलग कलाओं से जुड़ा हुआ है, तो उसकी जो अभिव्यक्ति है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, वो दूसरे चित्रकारों से ज्यादा बेहतर होता है। शायद मेरी धारणा गलत भी हो, लेकिन मेरा खुद का मानना ऐसा है कि कोई भी एक कलाकार जिसका अन्य कलाओं से ज्यादा नाता है, वो ज्यादा बढ़िया तौर से, ज्यादा अच्छी तरह से खुद को प्रेजेंट करता है। जी, जी। बहुत ही अच्छी और सार्थक चर्चा रही मंगेश जी। 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 और हम सभी लोग, हम तमाम सर्जकगण अगर जी। अलग अलग कलाओं के साथ स्वयं को जोड़ते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चय ही हमारी रचना भी समृद्ध होती है। जी। अगर हम लेखक हैं और हमारी रुचि संगीत, चित्रकला, जी। स्थापत्य कला आदि में है, जी। तो जी। उनके कई ऐसे दृश्य, कई ऐसे बिंब, कई ऐसी अनुभूतियां हम जी। आसानी से अपने हम्म। लेखन में ला सकते हैं। जी। जी। इसी तरह कोई चित्रकार, कोई मूर्तिकार, कोई संगीतज्ञ अगर साहित्य में या दर्शन में या हम्म। अध्यात्म में रुचि रखता हो, हम्म। तो उसके भी प्रभाव उसकी कला में दिखाई पड़ते हैं।
जी। मित्रों, अब हम लोग इस कार्यक्रम के उत्तरार्ध में आ चुके हैं और जाते जाते मैं मंगेश जी से कुछ ऐसी बातचीत करूंगा जिसमें हम गुलाम मोहम्मद शेख जी के कुछ निजी पक्ष को भी जान सकेंगे। जी। यद्यपि मंगेश काले की कभी मुलाकात गुलाम मोहम्मद शेख से नहीं हुई है, मगर इन कामों के सिलसिले में कई बार इन दोनों की लंबी बातचीत हुई है। ऐसे में कुछ आप ऐसी बात करें जो जिसकी ओर आपका ध्यान गया हो, उनके स्वभाव की ओर, या कोई भी उनकी किसी आदत की ओर, या परस्पर संवाद में कोई ऐसी बात जो खास तौर से आपको याद रह गई हो। नहीं मंगेश। नहीं, जी, मैं शुरू में एक तो आपको बताना चाहूंगा कि मैं गुलाम मोहम्मद सर से मेरी बात भी नहीं हुई है। मेरा जो संवाद हुआ है, एक तो ईमेल द्वारा या व्हाट्सएप पे कुछ चीजें मांगी थी, जैसे कि मेरे एक दोस्त है पीयूष ठक्कर करके, गुजराती कवि है और अच्छे चित्रकार है। उनके द्वारा ही मेरी ज्यादा मुलाकात हुई है, क्योंकि मैं बड़ा ये हूँ, डरपोक आदमी हूँ कि बड़े बड़े लोगों से बात करने में मैं बड़ा हिचकिचाता हूँ। तो मैं पीयूष को बोला, यार मेरी ऐसा ऐसा काम है, आप सर से बात कीजिए मेरे लिए, और मैं एक पोइट्री बुक लिख रहा हूँ तो मुझे उनकी पेंटिंग चाहिए। तो पीयूष ने तुरंत दे दिया। वैसे ही एक वाकया था, हमारे एक दोस्त थे, बड़े पब्लिशर थे मराठी के, वो हाल ही में गुजर गए कोविड के कारण। लेकिन उनको एक जो उनकी दिवाली अंक होता है मराठी में, हर यानी जो एक साल में एक बार होता है, उसके लिए एक पेंटिंग चाहिए थी मोहम्मद सर की। तो मैंने बोला कि भाई पीयूष ऐसा ऐसा है। तो मेरा जो गुलाम मोहम्मद सर से संबंध हुआ, वो मेरे जो दोस्त थे कवि चित्रकार पीयूष ठक्कर की तरह है। लेकिन हाँ, उनको मालूम है कि भाई मंगेश काले नाम का कोई बंदा है और वो कविता भी करता है, चित्र भी करता है। और मुझे खुशी होगी जिस दिन मैं उनको मिलूंगा। मेरा तो सपना है कि उनको मिलूं। लेकिन मैं उनके चित्र के बारे में एक बात कह के मेरी ये बात खत्म करूंगा कि मुझे ये लगा है कि उनकी जो चित्र है, जैसे कि उनका कबीर नाम की एक प्रसिद्ध, कबीर पे उन्होंने जो काम किया था, तो ये समझने के लिए अगर हमको सूफी काव्य नहीं मालूम होगा, जैसा कि सूफी परंपरा है, रूमी है, हफीज है, कबीर है, बुल्ले शाह है, तो इनकी कविता अगर हमको नहीं मालूम होगी, इनका जो कविता का जो दौर नहीं मालूम होगा, तो हम उस चित्र को रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैं फिर से उसी बात पे आता हूं कि जो बड़ा चित्रकार होता है, जो बड़ा कोई भी कलावंत होता है, वो सिर्फ एक कला से नहीं लेता है। वो अलग अलग कलाओं से इतनी चीजें उठाता है कि उसके पास जाने के लिए हमको सारी कलाओं से कम एक मुलाकात होना जरूरी होता है। और मुझे लगता है कि ऐसे चित्रकार थोड़े हैं भारत में, लेकिन उनके काम की तरफ, और मेरा भी संकल्प भी है कि उनकी कुछ कविताएं का मैं मराठी में अनुवाद करने वाला हूँ। और मेरी जो उनके चित्रों पे कविता है, उसका भी एक मेरी किताब आने वाली है। तो कोशिश करते हैं कि जल्दी हो। जी। जी। और मित्रों, कबीर की बात मंगेश जी ने की, और कबीर पर पूरी सीरीज, चित्रों की सीरीज बनाई है गुलाम मोहम्मद शेख जी ने, जिसे आप देख सकते हैं, और जिसकी चर्चा कल प्रयाग शुक्ल जी और विनोद भारद्वाज जी ने भी की। कबीर का प्रभाव गुलाम मोहम्मद शेख पर गहरा प्रभाव है, और कबीर को एक उपकरण के रूप में लेते हुए, कबीर को एक प्रेरणा के रूप में लेते हुए वे ये काम कर रहे हैं। जी। और अपने कई इंटरव्यू में भी उन्होंने इस बात को स्वीकारा है। जी। कविता सिंह जी के साथ उनकी लंबी बातचीत है, जो इस किताब निरखे वही नजर में संकलित भी है। उसमें से मैं एक अंश पढ़कर आज की इस बातचीत को फिलहाल के लिए रोकूंगा। हाँ जी। और गुलाम वो जी। बीच में मैं आपको रोकना चाहूंगा, मेरी इंटरनेट शायद खत्म होने वाली है। अगर बीच में बंद होता है तो आप, हाँ, आप कंटिन्यू करिए, शायद जी। गलती बंद हो जाए। जी। जी। जी, कोई बात नहीं। जी। मित्रों, जैसा कि काले जी ने यह बात पहले ही रख दी थी कि वे अभी कहीं एक ग्रामीण अंचल में हैं, और गुलाम मोहम्मद शेख के प्रति जो उनका सम्मान भाव है, जिस तरह की सदाशयता है, उसका प्रमाण है कि वे आज इस गोष्ठी में हमारे साथ हैं। तो मैं बात कर रहा था कि कविता सिंह जी के साथ जब कबीर पर बातचीत होती है, चित्रकार
और कला इतिहासकार गुलाम मोहम्मद शेख से तो वे कबीर के बारे में क्या कहते हैं, मैं उसका एक अंश पढ़ता हूं। बातचीत वह लंबी है, कबीर पर भी उन्होंने काफी सारी बातें की हैं, अपने कई इंटरव्यूज में किए हैं, मगर मैं यहाँ कविता सिंह से हुई बातचीत का एक छोटा अंश पढ़ता हूं। गुलाम मोहम्मद कहते हैं, वर्षों से कबीर बार बार मेरे सामने आते रहे, विविध रूपों से, कभी कभी संगीत के द्वारा। कुमार गंधर्व जब कबीर गाते हैं तब शब्द पिघल जाते हैं। कुमार गंधर्व के भजन कई बार सुने तब मुझे लगा कि यदि वे कबीर गा सकते हैं तो मैं कबीर के चित्र क्यों नहीं बना सकता। क्या बात। मुझे कबीर को चित्रों में आलेखित करने की इच्छा तो लंबे अरसे से थी, लेकिन उसे अमल में लाने की क्षमता का अनुभव पिछले 2 सालों में हुआ। मैं अपने बिंब और कबीर के शब्द के बीच के संबंध को लक्ष्य में रखकर कार्यरत हूं। ऐसा संबंध जो चित्रकला और लेखन कला के बीच हो। पिछले वर्ष मैंने इस संबंध को 12 खड़ी श्रेणी वर्णमाला श्रृंखला में प्रायोजित किया था। सामान्य रूप से देखने को मिलते वर्णमाला के चार्ट के साथ यह एक खेल आजमाया था या फलक से एक उड्डयन भी था। पाठ्य पुस्तकों में इतिहास को तोड़ मरोड़ कर उसका पुनर्लेखन करने के उपक्रम पर यह एक व्यंग भी कहा जा सकता है। तो इस तरह हम देखते हैं कि अपनी इस बातचीत में गुलाम मोहम्मद शेख कैसे विभिन्न समसामयिक प्रसंगों के भी हवाले देते चलते हैं। एक चित्रकार और एक लेखक की नजर अपने समाज की विभिन्न गतिविधियों पर रहती है और अपने कामों के माध्यम से, अपने लेखन या अपने चित्रों के माध्यम से वह कई कई बातों को व्यंजित करता है। अगर गुलाम मोहम्मद शेख कबीर की श्रृंखला बनाते हैं तो कबीर के माध्यम से आज समाज में जिस तरह की समरसता की जरूरत है उसे भी रेखांकित करते हैं। और कई बार यह विभेद का जो स्वर आता है या हम किसी अपने अलगाव से जुड़ जाते हैं या कई बार गुमराह हो जाते हैं, ऐसे में अलग अलग समुदायों, धर्मों, जातियों, विचारों के लोगों को साथ लेकर चलने की जो पहल होती है, जो प्रेरणा होती है और जिसकी आज बड़ी जरूरत है, ये सभी तत्व, ये सभी संदेश हमें गुलाम मोहम्मद शेख के कार्यों में मिलते हैं, उनके लेखन में मिलते हैं। मंगेश काले जी, आप हमारे अनुरोध पर यहाँ आए और अपनी बात रखी, अपने विचारों को हमसे साझा किया और गुलाम मोहम्मद शेख जी की पेंटिंग से प्रेरित अपनी कविताओं का यहाँ पर पाठ किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। तमाम मित्रों का धन्यवाद जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। कल हम इस एकाग्र की तीसरी कड़ी में पुनः उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप सभी मित्रों को नमस्कार, शुभ रात्रि। नमस्कार, धन्यवाद।